हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स में हम अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आईआरएमएस निकालना सीख लिया था, करंट का औसत मान निकालना सीख लिया था। तो अब हम बात करते हैं आगे और बात करेंगे थोड़ा सा फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम देखो, वो चित्र या वो डायग्राम जो हमें करंट और वोल्टेज के बारे में बताएंगे, यानी कि द डायग्राम्स which tell us about the voltage and the current। यानी कि वह आरेख जो हमें धारा और वोल्टेज के बारे में बताते हैं। हो सकता है कि आपकी धारा ऐसे चल रही हो और वोल्टेज इस धारा से कुछ 90 डिग्री या कुछ एंगल पे चल रहा हो। मान लो ये आपका करंट चल रहा है, या मैं बोलूँ ये आपका वोल्टेज चल रहा है और ये आपकी कुछ धारा चल रही है ना। इन दोनों के बीच का एंगल मान लो हमने ओमेगा टी मान लिया। तो कितने एंगल में, कितने फेज में, कितने आगे आपका ये करंट चल रहा है वोल्टेज से, या करंट कितना पीछे चल रहा है, ये कौन बताएंगे? फेजर डायग्राम। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स होता है। टाइप्स ऑफ, या मैं कह सकता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, या हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट। जैसे कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या होंगे? प्रत्यावर्ती परिपथ होंगे। तो भिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें हमारे पास सबसे पहला आएगा सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। यानी कि वह परिपथ जिनमें केवल प्रतिरोध हो। वह परिपथ जिनमें केवल प्रतिरोध हो। सेकंड आएगा सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। यानी कि वह परिपथ जिनमें केवल प्रेरकत्व या प्रेरण हो। तीसरा परिपथ आएगा सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। यानी कि वह परिपथ जिनमें केवल धारिता हो, इनमें सिर्फ धारिता होगी। अच्छा, इन परिपथ को आपकी किताबों में या बुक्स में हम ऐसे कह सकते हैं सर्किट कंटेनिंग
रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि इसको हम कहेंगे आर सर्किट, आर परिपथ, क्योंकि सिर्फ क्या है इसमें, परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है, इसको हम कहेंगे एल सर्किट। एल सर्किट, एल मतलब इंडक्टर, ठीक है। सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, यानी कि वह परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, तो धारिता वाले हो जाएंगे हमारे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, यानी कि हम इसको कहेंगे सी सर्किट। सी सर्किट। चौथा हमारे पास होगा इन सब का कॉम्बिनेशन। पहले तो क्या होता था, दो दो कॉम्बिनेशन भी आते थे, लेकिन अब वो सिलेबस हटा दिए। अब हमारे पास आएगा एल सी आर सर्किट, यानी कि सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, यानी कि वह परिपथ जिनमें प्रेरण, धारिता और प्रतिरोध हो, यानी कि LCR सर्किट, यानी कि LCR परिपथ। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली एल सर्किट, वह परिपथ जिसमें केवल प्रेरण हो। सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, यानी कि वह परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, सी सर्किट। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर और कैपेसिटर एंड रजिस्टर, यानी कि वह परिपथ जिसमें प्रेरण, धारिता और प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध तीनों हो। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो बात करते हैं सबसे पहले सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। सर्किट कंटेनिंग यानी कि वह परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध, यानी कि हम इसको कह सकते हैं आर सर्किट। चलिए, तो एक बैटरी लगाई, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हमने दे दिया, और यहां पर हमने लगा दिया है एक रेजिस्टेंस। ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि वोल्टेज कहां से निकल रहा होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी से, और ये प्रतिरोध है आर, इसके अंदर धारा जा रही है आई, आई धारा इसके अंदर प्रवाह कर रही है। सो हम कहेंगे द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, यानी कि परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी द्वारा दिया जाएगा। ठीक है ना, सो ये दिया जाएगा। ठीक है, निम्न समीकरण द्वारा सो परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज निम्न समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी द्वारा दिया गया। अब हमें पता है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, पहला समीकरण, वी नो दैट R इज रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस है, R प्रतिरोध है। तो यदि R प्रतिरोध है तो हमें पता है V बराबर क्या बन जाएगा,
V बराबर होता है आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार V बराबर होता है आई आर। अब V का मान क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो पुट V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू अबव इक्वेशन, यानी कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी का मान पहले समीकरण से रखने पर यह बन जाएगा हमारे पास V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर आई आर, और R का मान क्या बन जाएगा, V नॉट अपॉन में I का मान क्या बन जाएगा, V नॉट अपॉन में R साइन ओमेगा, V नॉट अपॉन में R साइन ओमेगा टी। नोट करें ये बात कि V नॉट क्या होता है, V नॉट होता है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या होता है V नॉट, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है V नॉट। और जब V नॉट के नीचे R आ जाएगा तो आपको पता है भैया हाई वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को करंट कहते हैं। अब अगर वोल्टेज पीक होगा तो करंट पीक होगा, अगर वोल्टेज का शिखर मान है तो धारा का भी शिखर मान होगा। तो ये बन जाएगा V नॉट अपॉन R की जगह हम लिखेंगे I, क्या बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट में हमें क्या करना होता है, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि पहले और दूसरे समीकरण की तुलना करने पर। तो पहले और दूसरे की तुलना करेंगे तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी पहला समीकरण है, और I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हमारा दूसरा समीकरण है। आप देखेंगे जैसे V चल रहा है वैसे ही I भी चल रहा है। क्यों, क्योंकि जहां एंगल ओमेगा टी था वहां पर I का भी एंगल सेम है। तो हम कहेंगे इन अ सर्किट containing pure resistor, in a circuit containing pure resistors, the current and the voltage, in a circuit containing pure resistor, the current and the voltage are in same phase, यानी कि ऐसा प्रतिरोध जिस पर केवल प्रतिरोध हो, ऐसा प्रतिरोध जिसमें ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो, उसमें धारा और वोल्टेज समान कलांतर, यानी कि इनके बीच का अंतर है ही नहीं, कलांतर, समान कला में बोल सकते हो, कलांतर में होते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं
तो अगर ये मान लो यहाँ पर हमारा मेन करंट चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा नेट करंट और वोल्टेज क्या है, ओमेगा टी एंगल पर चल रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो करंट भी इधर ही है तो वोल्टेज भी इधर ही होगा। एक्चुअली वोल्टेज थोड़ा ज्यादा होता है करंट के मुताबिक, तो करंट और वोल्टेज हमेशा क्या होंगे, सेम फेज में ही होंगे। अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो अगर करंट ऐसे चल रहा है तो वोल्टेज भी हमारा इसी फेज में सेम चलेगा, ये वोल्टेज। बाकी ये आई नॉट है और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वी नॉट, वी आई। टाइम के साथ इस तरीके से हमारा धारा साथ चलेगा। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं। सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध लगा हो, तो वह परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो, आर सर्किट हम इसे कहेंगे। तो धारा हमें पता है जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो कैसे दिया जाता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको इस समीकरण द्वारा दिया जाएगा, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी द्वारा आपको वोल्टेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी समीकरण पे रखने पर R यहाँ पर प्रतिरोध है, तो हमें पता ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर आई आर होता है, तो V की जगह हमने वी नॉट साइन ओमेगा टी रखा, R को नीचे भेजा तो वी नॉट अपॉन आर, तो वी नॉट अपॉन आर हो जाएगा आई नॉट, और यहाँ पर धारा जो बन जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट की वैल्यू बन गई आई नॉट साइन ओमेगा टी, V यानी कि वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, वोल्टेज की वैल्यू थी वी नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों समीकरण की तुलना करने पर हमें एक चीज जानने को मिली कि दोनों के दोनों समान फेज में चल रहे हैं, एक ही फेज में चल रहे हैं, इन दोनों के बीच कोई कालांतर है ही नहीं, यानी कि हम यहाँ पर बात करें तो दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, जिधर वोल्टेज चल रहा है उधर ही करंट भी चल रहा है, और ये हमारा डायग्राम होगा फेजर डायग्राम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस होगा, यानी कि ऐसा प्रतिरोध होगा जिसमें ऐसा परिपथ होगा जिसमें केवल प्रतिरोध हो, तो दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज में चलेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इंडक्टर सर्किट की, कैपेसिटर सर्किट की और इन तीनों के संयोजन की। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।